जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम हिंदी व्याकरण के उन चुनिंदा 30 प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसे प्रश्न आप करके जाएंगे, एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए व्याकरण से महत्वपूर्ण सवालों के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। ये क्लास को अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, एक एक प्रश्न को अच्छे से हल करते हुए चलेंगे। आज का वीडियो सुपर फास्ट होने वाला है और एग्जाम स्पेशल दोनों होने वाला है। 15 मिनट में मैं पूरा 30 प्रश्नों को खलास कर दूंगा। बने रहिए मेरे साथ। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, देखिए, वर्णमाला क्या कहलाता है? आपसे पहला ही प्रश्न वर्णमाला से पूछा जाता है कि वर्णमाला क्या कहलाता है। जैसे शब्दों का समूह, वाक्यों का समूह, वर्णों का सार्थक समूह या संधि का मेल। आप इन चार ऑप्शनों को देखिए और बताइए कि वर्णमाला क्या कहलाता है। देखिए, वर्णमाला क्या कहता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब बनेगा, वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और जानते हैं वर्णमाला में टोटल कितने वर्ड होते हैं? 52 आपके वर्ड होते हैं। यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, एक प्रश्न अपना नोट कर लीजिए और अंत में कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा, आप इन 30 में से कितना सही कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ये जो ज्ञ वर्ण होता है, जिसको ज्ञानी ज्ञ कहते हैं, वह किन किन वर्णों के योग से बना होता है? आप इन चार ऑप्शनों में से देखिए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोचिए और आंसर दीजिए। देखिए, इसका जो राइट आंसर बनता है ज। ठीक है, ज रहेगा और नीचे इसके हलंत रहेगा। याद रखिएगा, हलंत होना चाहिए। अधन य से मिलकर क्या बना है? आपका ज्ञ शब्द बना है। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, हिंदी में आपको मूलतः वर्णों की संख्या बतानी है। कितनी है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 52 वर्ड। ठीक है, इसमें 52 वर्ड है, जो स्वर आएंगे, व्यंजन आएंगे, द्विगुण आएगा। ठीक है, ये सारे को मिलाकर आपके 52 वर्ड बनते हैं। नेक्स्ट, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, सावधान का आपको संधि विच्छेद पूछा गया। ऑप्शन देखिए और राइट जवाब दीजिए। देखिए, इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, सावधान। अवधान से मिलकर क्या बना है? आपका सावधान शब्द बना है। और इसमें संधि की बात करेगा तो यहाँ दीर्घ संधि बनी है। ठीक है, संधि अगर पूछेगा तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट जवाब। नेक्स्ट सवाल देखिए, सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यानी सदैव में हमको संधि बताना है। व्यंजन, स्वर, विसर्ग या गुण। देखिए, जब भी ए और औ की मात्रा आए तो क्या पहचानिएगा? सीधा मारिएगा आपकी वृद्धि संधि, यानी स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि आता है, तो यहाँ पे आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। और केवल स्वर संधि का आता तो भी हो जाएगा, वृद्धि कहेगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, यह दोनों मात्रा आपका वृद्धि संधि में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चलिए अगला सवाल देखिए, रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? ठीक है, ये जो रक्षा सूत्र है, इसका तद्भव रूप आपको बताना है। तद्भव जो संस्कृत के शब्द थोड़ा बहुत हिंदी में प्रयोग कर देते हैं तो आपके तद्भव कहलाते हैं, और वही हिंदी का सेम टू सेम, संस्कृत का सेम टू सेम हिंदी में प्रयोग करेंगे, आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो रक्षा सूत्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका होता है, राखी। ठीक है, रक्षा सूत्र आप जानते हैं, अगर पूजा पाठ करते हैं, हाथ में जो कलावा बांधा जाता है, रक्षा सूत्र जो रेड कलर का होता है, वही आपका रक्षा सूत्र होता है। लेकिन इसका तद्भव रूप राखी हो जाएगा। जो हम लोग एक राखी का त्यौहार मनाया जाता है, उस पर जो बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, तो वो राखी है, और रक्षा सूत्र इसका तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवालों के साथ मैं आता हूं, आपको कहीं भी मिस नहीं करना है, एक एक प्रश्न को देखना है और शुरू से अंत तक चलना है। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यानी जो गमन शब्द है, इसमें आप कौन सा उपसर्ग लगाएंगे कि इसका वह विपरीत बन जाएगा? ऑप्शन देखिए, उप, आ, प्रति या अनु। कौन सा लगाएंगे? तो गमन में हम लोग आ जो है उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? आगमन। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब बनेगा। आ जो है इसमें उपसर्ग हम लोग लगा देंगे तो इसका विपरीत बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आप जानते हैं, मान लीजिए कोई शब्द अगर हमने बीच में लिख दिया तो प्रत्यय कहाँ लगता है? इसके पीछे लगता है, और उपसर्ग कहाँ होता है? इसके पहले लगता है। यह दोनों कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। तो निर्वासित में आपको प्रत्यय बताना है। देखिए, इसका जो हम लोग सबसे पहले अगर अलग करेंगे इसको तो क्या बनेगा? निर्वास। ठीक है, निर्वास धन इत से मिलकर क्या बना है? आपका निर्वासित बना है। यही इत प्रत्यय जो इसमें प्रयोग होता है, इसके वजह से ऑप्शन नंबर डी इसमें इत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट सवाल, वन गमन में कौन सा समास है?
ठीक है, द्वंद तत्पुरुष दिगु या कर्मधारय। देखिए वन गमन यानी वन को गमन, यहाँ कर्म तत्पुरुष यानी कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। जहां भी कारक चिन्ह दिखे आप जाइए तुरंत किसके साथ, तत्पुरुष समास के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। देखिए द्वंद समास में आपका योजक चिन्ह होता है बीच में, ठीक है, एक दूसरे का विलोम होता है और विपरीत होता है पूरक शब्द होता है। दिगु में पहला ही आपका संख्यावाची होता है 1 2 4 5। कर्मधारय में आपका विशेषण होता है, पहला पद आपका विशेषता बताता है, वो आपके कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट, कम समय में अच्छे प्रश्नों को हल करेंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको देखिए इसमें से पुल्लिंग आपको पहचाना है। जब भी इस तरह के प्रश्न आपको बने आप सीधे उन शब्दों को उठाइए और वाक्य में प्रयोग करिए। अगर वाक्य में करेंगे तो वहां से आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों निकल जाए। जैसे उन्नति हुई है, या क्या है आपका, ये तो स्त्रीलिंग शब्द है ना। इससे विकास क्या है, हुआ है, हाँ ये पुल्लिंग शब्द है। वृद्धि हुई है स्त्रीलिंग शब्द है। प्रगति हुई है, यह सब आपका स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन विकास क्या है आपका, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्न को निकाल सकते हैं और 100% इसका सही जवाब आएगा। नेक्स्ट, चलिए आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, आंसू का है जो तत्सम आप बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है और बताइए क्या हो जाएगा। आप पढ़ेंगे और इसका राइट जवाब निकालेंगे। ऑप्शन सी आपका अश्रु होता है। अश्रु क्या है आपका, वह तत्सम शब्द है और आंसू उसका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यानी इसमें आपको तद्भव बताना है कि वह तद्भव शब्द कौन सा है। बैंक, मुंह, मर्म या प्रलाप। ठीक है, तद्भव मैंने आपको बताया कि जो संस्कृत के शब्द हैं और थोड़ा बहुत परिवर्तन हिंदी में करते हैं तो आपके तद्भव बन जाते हैं। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होता है। ठीक है, और इसका तत्सम क्या होता है, तत्सम अगर पूछेगा मुंह का तत्सम क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुख होगा। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करिए। सबसे पहले, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, प्रतिवर्ष नदी में क्या आती है, बाढ़ आती है। इसमें आपको संज्ञा बतानी है, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। देखिए बाढ़ किस में आती है, नदी में। ठीक है, और यही नदी जो है क्या है आपका, यह क्या बताता है आपका, जाति का बोध कराता है ना। नदी जो है एक जाति का बोध कराता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर पर्सनली कहता है गंगा नदी में बाढ़ आती है, यमुना नदी में बाढ़ आती है तो आपके व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन नदी की बात कर रहा है, नदी में जितने भी जाति होती है सबकी बात कर रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, साथियों हार्दिक स्वागत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें आपसे कारक बताना है कि साथियों हार्दिक स्वागत है। अपादान, संप्रदान, संबोधन कारक या करण कारक। देखिए यह क्या होता है, यह जो चिन्ह होता है यह संबोधन का ही चिन्ह होता है। चिन्ह मतलब निशान होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब बनेगा। इसमें क्या है, संबोधन कारक है। साथियों, इसमें उच्चारण की बात करेंगे, साथियों इसे बुलाया जा रहा है, आपको संबोधन किया जा रहा है। ठीक, अपादान में आप जानते हैं कि से जो है अलग के लिए प्रदान, से अलग के लिए आता है। संप्रदान के लिए को आता है, करण, कर्ता ने कर्म को करण से यानी से आता है, लेकिन अलग के लिए नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 5 या 6। ठीक है, विशेषण जानते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार होते हैं? आपके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, 4 विशेषण है, याद रखिएगा। अगला देखिए, कोई और कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है? निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक या समान। देखिए कोई आया है, कोई बाहर खड़ा है, ठीक है, कुछ पड़ा है यानी चाय में कुछ पड़ा है, ये सब क्या है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब बनेगा। जहां कुछ निश्चित न हो, ठीक है, वहां पे क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? ठीक है, ये जो थी है इसमें आपको बताना है कि वह कौन सी क्रिया है। योजक क्रिया, अधिकार घोतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया या अप्रत्यक्ष क्रिया। चूड़ी अच्छी थी, कौन सी क्रिया आपकी? योजक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब बनेगा। यह वाक्य में कर्ता और पूरक को जोड़ने का काम करता है, इसलिए क्या है आपका योजक है। योजक मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी भाषा का उल्लेख है? ठीक है, आपको वो भाग बताना है जिसमें हिंदी भाषा का उल्लेख यानी हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। किसमें? भाग 17 में। ठीक है, किसमें? भाग 17 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। अनुसूची कहता कि अनुसूची किसमें? अनुसूची में तो 8 में।
और अनुच्छेद का होता तो 343 से 351 तक। यह बात आप याद रखिएगा, बार बार इस एग्जाम में आपसे सवाल बनते हैं। नेक्स्ट, कान फूंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये लोग कहते हैं कि वो कान फूंक दिया है आपका, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना या दीक्षित करना। कान फूंकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका चुगली करना। अक्सर लोग नहीं होते हैं कि एक दूसरे कान में धीरे धीरे साई फूस बात करते रहते हैं। वो क्या करते हैं? एक दूसरे की बुराई करते हैं। वहां जाएंगे तो आपकी बुराई करेंगे और यहाँ आएंगे तो उनकी बुराई करेंगे, यानी दोनों लोगों को अपने अच्छे बनते हैं और दोनों लोगों के साथ वो गलत व्यवहार के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ठीक है, उनको चुगली करना करता है। कमेंट्री में क्या उत्प्रेरक करते हैं, यानी वो क्या करते हैं? क्रिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, उनको उत्प्रेरक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट देखिए, मृगनयनी में कौन सा समास है? आपसे मृगनयनी में समास बताना है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि। देखिए, मृगनयनी यानी मृग के समान नयन, जहां तुलना, उपमान, उपमेय हो, वहां क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब बनेगा। कौन सा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट, वाक्य शुद्धिकरण से आपसे प्रश्न बनते हैं कि वाक्य शुद्ध वाक्य चुनिए, यानी बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा। ऑप्शन पढ़ेंगे और आंसर आप निकाल लेंगे। जैसे मेरे को जाना है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। मुझे को जाना है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। मुझे जाना है, हाँ यही राइट है। मेरे को जाना है, नहीं मेरे को तो होता ही नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी मुझे जाना है, अब बिल्कुल राइट। ऑप्शन सी आपका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद माने गए हैं? आप जानते हैं अलंकार जो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, लेकिन उसमें एक वक्रोक्ति अलंकार आता है। इसके कितने भेद आपको माने गए हैं, आप बताइए कितने? ऑप्शन नंबर ए इसका 2 भेद आपको माने गए हैं। 2 भेद वो कौन कौन से हैं? वह पहला क्या है? श्लेष वक्रोक्ति, ठीक है, श्लेष वक्रोक्ति, और दूसरा क्या है? काकू वक्रोक्ति। ठीक है, यह 2 है जो है, और बहुत बार एग्जामों में पूछता है। श्लेष और काकू, यह 2 इसके भेद माने गए हैं। किस अलंकार के? वक्रोक्ति अलंकार के। नेक्स्ट, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? भय, निर्वेद, जुगुप्सा, जिसको घृणा कहते हैं, या क्रोध। देखिए, जहां गंदगी या मांस को देखकर मन में घृणा आ जाए, वहां क्या होता है? आपका जुगुप्सा होता है, यानी घृणा जो है व्यक्त होता है, वो जुगुप्सा रस का अस्थायी भाव होता है। ऑप्शन सी राइट जवाब होता है। नेक्स्ट, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? यानी दोहा और रोला को अगर मिला लेंगे तो कौन सा छंद बनेगा? बरवय, कुंडलिया, सवैया या सोठा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका कुंडलिया बन जाएगा। ठीक है, दोहा और रोला को अगर मिलाएंगे, दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलिया बनेगा। याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, पुनरुक्ति या श्लेष। देखिए, यहाँ पीर शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग हो रहा है। एक पीर का अर्थ क्या व्यक्त कर रहा है? एक पीर का अर्थ आपका संत हो रहा है, और दूसरा पीर का क्या अर्थ हो रहा है? आपका दर्द हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 शब्द आते हैं, यानी शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग बार आया है। यहाँ पे कौन सा यमक अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब बनेगा। जैसे कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, यानी एक संत के लिए आया है और एक दर्द के लिए आया है। नेक्स्ट, स का उच्चारण स्थान क्या है? जो स है या इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। तालु, कंठ, दंत या मूर्धा। देखिए, यह स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? दंत स। वैसे भी हम लोग इसको दंत स ही कहते हैं, तो यही जो उच्चारण है किसका? दंत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब बन जाएगा। ठीक है, और जो ये होता है आपका कौन सा स होता है? तालु स होता है, और यह स आपका मूर्धा स, जो पेट फरुआ स होता है, यह मूर्धा के द्वारा इसका उच्चारण होता है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? देखिए, त्रिपुरा बहुत ही अच्छा एक राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। तो उसकी राजभाषा आपसे पूछा गया है, अंग्रेजी, बांग्ला, प्राकृत या संस्कृत। देखिए, इसकी राजभाषा हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी बांग्ला। ठीक है, बांग्ला यम जाने केवल बांग्लादेश में बोली जाती है, बांग्ला आपके त्रिपुरा राज्य में भी बोली जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट, अनदेखा शब्द में कौन सा समास है? नए तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद। अनदेखा मतलब क्या होता है? जहां निषेध की बात की है, न अन का बोध हो, वहां पे कौन सा? नए तत्पुरुष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब बनेगा। नए तत्पुरुष। कर्मधारय में विशेषण होता है, द्विगु में संख्या होता है, और द्वंद में योजक चिन्ह, विलोम या विपरीत होता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं।
यानी हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले वो विद्वान कौन है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, देखिए। जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या कमता प्रसाद गुरु। यह प्रश्न को आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछता है। कौन हो जाएंगे आपके? जोशुआ केटलर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब बनेगा, ठीक है। जोशुआ केटलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है, ठीक है। नेक्स्ट, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आपको बताना है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या भारतेंदु काल। देखिए, घनानंद को किस काल का कवि माना जाता है? आपका रीति काल का कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब रहेगा। चलिए, इस तरह 30 प्रश्नों का एक बहुत ही अच्छा सेट, एग्जाम वाला सेट मैंने आपको करवा दिया। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है इन सब प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ के लाने के लिए, ठीक है। अगर वीडियो में अच्छे हैं, आप आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बार बार और एक बार में नहीं समझेगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा। कोई डाउट होगा या कुछ सुझाव देना होगा तो वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।